नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। कोरोना के खिलाफ भारत की इस जंग में आज ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की तरफ से विकसित 2DG की पहली खेप लॉन्च की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दवा को हरी झंडी दिखा दी है। इस दवा को डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी की मदद से तैयार किया गया है। हैदराबाद के डॉक्टर रेड्डीज लैब में इसकी 10,000 डोज बनकर तैयार हो गई है। अप्रैल 2020 में INMS और DRDO के वैज्ञानिकों ने इस दवा के कई परीक्षण किए। उसमें पाया गया कि यह दवा कोरोना वायरस के खिलाफ काफी ज्यादा प्रभावी तौर पर काम करती है, वायरस को बढ़ने से रोकती है। इस दवा को लेकर DRDO का कहना है कि यह दवा अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों की तेजी से रिकवरी में मदद करती है। जो बाहर से ऑक्सीजन पर निर्भरता होती है जो पेशेंट्स की, उस निर्भरता को भी ये कम करती है। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि आखिर ये 2DG दवा है क्या, कैसे इसे तैयार किया गया। तो 2DG दवा को DRDO के परमाणु चिकित्सा और इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस की तरफ से हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी में तैयार किया गया है। तो देखिए 2DG कैसे काम करती है। ये जो दवा है ये मरीजों में इस बीमारी से रिकवर होने की जो गति है उसको तेज कर देती है, कि जो मरीज है वो जल्दी से रिकवर होता है। ऑक्सीजन पर निर्भरता उसकी कम हो जाती है, क्योंकि हम इस वक्त पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन पर निर्भरता पेशेंट्स की बढ़ती जा रही है। लेकिन ये 2DG दवा जो है वो मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता को कम करती है। एक पाउच में पाउडर की फॉर्म में ये दवा मिलती है। इसे पानी में घोलकर आप पी सकते हैं। आसानी से इसे पानी में घोलकर पाउडर की फॉर्म में पिया जा सकता है। तो इस तरीके से 2DG जो दवा है वो ली जाती है। अब आपको ये बताते हैं कि कहां-कहां पर इसके ट्रायल हुए और कब हुए। दिसंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 के बीच जो है इसका ट्रायल हुआ। 27 कोविड अस्पतालों में इसका ट्रायल किया गया। देखिए, और कई ऐसे बड़े राज्य जहां पर कोरोना संक्रमण बहुत ज्यादा था, दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, यहां पर इस दवा का परीक्षण किया गया। पाया गया कि मरीजों में तेजी से सुधार हुआ, ऑक्सीजन पर निर्भरता कम हो गई है। तीसरा, कोरोना रिपोर्ट जल्दी से नेगेटिव भी आई है। RT-PCR रिपोर्ट जल्दी से नेगेटिव आई है। तो इस तरीके से दवा पर DRDO का दावा है। 3 मेहमान आज मेरे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में और उन्हीं से हम बातचीत करेंगे इस विषय को लेकर, क्योंकि आज निश्चित तौर पर कोरोना के खिलाफ भारत जो जंग लड़ रहा है उसके लिए एक ऐतिहासिक दिन जरूर है। सबसे पहले आपका परिचय करा देती हूं मेहमानों से। डॉक्टर शरद लखोटिया हैं, वरिष्ठ चिकित्सक। दानिश इकबाल हैं, प्रवक्ता BJP के। खबर फास्ट के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं सीमा गिल। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर शरद, आपका रुख करते हुए, लेकिन उससे पहले मैं तमाम दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उन्हें भी मैं यहाँ इस खुशखबरी के लिए बहुत ज्यादा बधाई देना चाहूंगी। साथ ही साथ आज मुझे लगता है समय है जब हमें सेना का और हमारे तमाम वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त करना चाहिए। डॉक्टर शरद, किस तरीके से मानते हैं इस 2DG दवा को, क्या गेम चेंजर के तौर पर काम कर सकती है ये कोरोना के खिलाफ? देखिए, कोरोना के खिलाफ वैक्सीन सबसे पहली उपलब्धि है और उसके बाद ये DRDO की तरफ से तैयार 2DG दवा, जिसे हम 2-डीऑक्सी बोलते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है इन ट्रीटमेंट ऑफ कोविड। ये समझना है कि आज तक हमारे पास कोविड के ट्रीटमेंट की कोई दवा उपलब्ध नहीं है। जो दवाइयां, जिसका रेमडेसिविर, आइवरमेक्टिन, ये सब कितनी हम दवाइयों का नाम ले रहे हैं, ये दवाइयां संभवतः काम करती हैं और एक्चुअल वायरस के लिए नहीं बनी है, जबकि ये स्पेसिफिक इस वायरस के ऊपर परीक्षण की हुई दवा है, जिसका फेज 2 फेज 3 ट्रायल हुआ है और इमरजेंसी अप्रूवल मिला है। तो ये भारत की तरफ से विश्व में पहली ऐसी दवा का इजाद किया गया है जो कोविड के अगेंस्ट में कारगर है जी। और एंटी कोविड कंट्रोलर ये नाम भी दिया गया इस दवा को, पहली ऐसी दवा हिंदुस्तान में। बिल्कुल उसी चीज को है कि जो कोविड के अगेंस्ट में स्पेसिफिकली काम करती है। देखिए, ये दवा बेसिकली कैंसर के लिए ट्यूमर सेल्स को रिड्यूस करने के लिए तैयार थी, लेकिन इसको रीपर्पस किया गया है। मई 2020 के अंदर जब इसके अंदर रिसर्च की गई तो इसको अप्रैल में रिसर्च हुई तो ये महसूस हुआ कि ये कोविड में काम आ सकती है। और उसके बाद रिसर्च हुई है, फेज 1 ट्रायल, फेज 2 ट्रायल, फेज 3 ट्रायल। ये सब ट्रायल में ये क्लियर हो गया कि ये दवा
बिल्कुल इफेक्टिवली काम करती है कोविड के अगेंस्ट में, और हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, बिल्कुल। निश्चित तौर पर और भी कई सवाल इस वैक्सीन से जुड़े, इस दवा से जुड़े मेरे मन में है, जो मैं आपसे पूछूंगी डॉक्टर शरद लखोटिया। लेकिन उससे पहले दानिश जी का रुख करते हुए, दानिश जी, मुझे लगता है पूरा देश बधाई का पात्र जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा जल्दी हमें नहीं करनी चाहिए, लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी अभी भी, क्योंकि मामले अभी भी तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि थोड़ी गिरावट जरूर देखी गई है, लेकिन मामले लगातार सामने आ रहे हैं। क्या कहेंगे दानिश? पूजा, देखिए, जिस प्रकार से भारत गुजर रहा था, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस पैंडेमिक और जिस प्रकार से जो हालात थे देश के अंदर, तो आज हम सब देशवासियों के लिए बड़े संतोष की बात है। आज हम प्रसन्नता व्यक्त कर सकते हैं कि इस महामारी में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जो लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं, उसके बीच में जिस प्रकार से इस दवा को लेकर के आज सरकार ने इसकी डोजेस की को जो है अस्पतालों में भेजना शुरू कर दिया है। और 2 दिन के अंदर पूजा, जितने भी कोविड अस्पताल हैं जहां पे पेशेंट्स हैं, जहां पे उनकी इलाज चल रही है, वहां पे इस दवा को भेजा जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस मेडिसिन के आने के बाद से जो है लोगों में एक राहत की सांस होगी। और हम सबको एक संतोष है कि सरकार और देश के वैज्ञानिक और DRDO ने सबने अपने अथक प्रयासों से जो है इस मुकाम को हासिल किया है। तो निश्चित तौर पर जो ड्यूरेशन है, जो रिकवरी का, उसमें एक कमी आएगी। ऑक्सीजन की उस पर जो निर्भरता है लोगों की, उसमें कमी आएगी। तो निश्चित तौर पर हम जिस जंग को लड़ने की हमने शुरुआत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में की थी, उस जंग को हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। और प्रधानमंत्री ने लगातार शुरुआती दिन से ही जो है अपने जो रुझान थे, उनकी जो सोच थी, वो जग जाहिर थी कि हमें किसी प्रकार से अपने देश के नागरिकों को बचाना है और कम से कम नुकसान इस देश का होना चाहिए। उसी की कड़ी में एक तरह से जो मैं मानता हूं कि एक बहुत ही जो है सफलता हमने प्राप्त की है। और आने वाले समय में पूजा, ये सरकार की और देश की ये जो है प्राथमिकता होगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वैक्सीनेशन के डोजेज दिए जाए। और प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि इस साल के अगस्त से लेकर दिसंबर तक 216 करोड़ वैक्सीन देश के अंदर उपलब्ध रहेगी। ठीक है तो दानिश जी, प्रोडक्शन और सप्लाई से जुड़े और भी कई सवाल मैं आपसे पूछूंगी। प्रोडक्शन और सप्लाई से जुड़े एक बार सीमा जी का रुख मैं करूंगी। सीमा जी, वैक्सीन प्लस दवाई, क्या अब हम लड़ सकते हैं कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई? क्या लग रहा है? बिल्कुल, देखिए पूजा, तरीका यही है कि आपके पास पहले सीमा जी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही। देखिए, तरीका किसी भी लड़ाई से लड़ने का 2 ही तरीके हैं इस तरह की बीमारी में। एक तो आप प्रिकॉशन, और दूसरा अगर आपको हो गया है तो सीमा जी, माफी के साथ आपको बीच में रोक रही हूँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है, प्लीज एक बार इस तकनीकी समस्या को दुरुस्त कर लें। डॉक्टर शरद, वैक्सीनेशन का ऑल्टरनेटिव क्या हम इसको मान सकते हैं? क्योंकि लोगों के मन में काफी ज्यादा भ्रम भी पैदा हो रहा है, काफी ज्यादा सवाल भी इस वक्त पैदा हो रहे हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन तो हर उस इंसान को दी जा सकती है जो कोरोना से जो है पॉजिटिव नहीं भी है, संक्रमित नहीं भी है। वैक्सीनेशन तो उनकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए दी जा रही है, तो क्या इसे वैक्सीनेशन का ऑल्टरनेटिव मान सकते हैं हम? नहीं, वैक्सीनेशन प्रिवेंटिव मेडिसिन है, ये क्यूरेटिव मेडिसिन है। प्रिवेंटिव मेडिसिन हर एक को दी जाएगी, वैक्सीनेशन हर एक को दी जाएगी, क्योंकि हमें कोरोना को बचाना है। लेकिन आपने देखा सब दवाइयां इवन वैक्सीनेशन करने पर भी वो 70% तक प्रभावी होती हैं, तो 30% में फिर भी इन्फेक्शन हो सकता है। और हमने अभी केसेस देखे हैं जहां सेकंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन लगने के बाद भी कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है, यानी सीरियस केसेस भी हुए हैं। नॉर्मली वैक्सीनेशन के बाद मेजॉरिटी केसेस में सीरियसनेस नहीं होती है और डिजीज भी नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों में होता है। अब ये दवाई का देखिए क्या बड़ा रोल है। आज हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी से पूरे देश में कैसी हाल खराब हुई थी, और इस दवाई सबसे बड़ा गेम चेंजर यही है। ये ग्लूकोज का एनालॉग है, यानी ग्लूकोज जैसी चीज है। नॉर्मली हम लोग ग्लूकोज लेते हैं ना एनर्जी के लिए, वैसी ये दवा है। ये ग्लूकोज नहीं है, लेकिन तो जो ये सेल्स होती हैं जिसमें वायरस होता है, ये इसको ग्लूकोज समझ के ये ले लेती हैं और उनका रेप्लिकेशन रुक जाता है। रेप्लिकेशन रुक जाने से ऑक्सीजन की डिपेंडेंस कम हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा अच्छा काम है कि ऑक्सीजन की 3rd डे ऑनवर्ड्स जरूरत बहुत कम हो जाती है। जी, यानी निश्चित तौर पर इसे जो वैक्सीनेशन का अल्टरनेटिव मानने की जरूरत नहीं है। लोगों को इसके जो डिफरेंस को समझना चाहिए कि कौन सा प्रिवेंटिव है, कौन सा क्यूरेटिव है, ये समझने की जरूरत है। सीमा जी का रुख करते हुए, सीमा जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है?
बिल्कुल पूजा। जी सीमा जी, बताइए आपको क्या लगता है कि वैक्सीन और दवाई इन दोनों के साथ मिलकर हम कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को आगे, अब आपको लग रहा है, उम्मीद जग रही है कि लड़ सकते हैं, थोड़ा इजी होगा हमारे लिए? बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरीके से जो नंबर्स हिंदुस्तान में जो दूसरी लहर थी उससे जिस तरीके से बढ़े अचानक से, और आप देखिए जिस तरीके से वेंटिलेशन और ऑक्सीजन की कमी को हमने हिंदुस्तान में देखा इस पूरे महीने में। मई के महीने में अगर आप देखेंगे शुरू में तो हालत जिस तरह के थे, तो हमारे पास एक 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 रास्ता निकल आया है। इस दवा के बाद हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन कंडीशन में है, जिसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसकी जगह पे अगर आपके पास कोई क्यूरेटिव है, मेडिसिन है, वो अपने आप में एक बड़ा हथियार है किसी भी युद्ध को, ये एक बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर लड़ने के लिए इस लड़ाई को। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है पूजा कि अब हमारे पास रास्ते हैं। अब इस रास्ते को हमें कितना बड़ा बनाना है ताकि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा सकें। बहुत नंबर जिस तरीके से बड़े हैं, अभी तीसरी लहर की बात की जा रही है। हमने कोविड को, आपको याद हो कि हमने वैक्सीनेशंस भी बहुत जल्दी में हमने ईजाद कर लिया था, लेकिन जिस तरीके से उसके जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उस लेवल पर नहीं हो पाई जितनी डिमांड हमारे देश में है। क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि 30-35 करोड़ लोगों की जो संख्या है, उन सब तक वैक्सीनेशन होना अपने आप में बड़ा चैलेंज है। उसके बाद अगर ये मेडिसिन हमने ईजाद कर ली है, आज इस तरीके से डीआरडीओ ने एक बहुत महत्वपूर्ण तोहफा इस देश को दिया है, हम सब उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। वाकई डीआरडीओ ने आज ही नहीं बल्कि पिछले कुछ समय से जिस तरीके से उन्होंने इमरजेंसी में जो हॉस्पिटल्स डेवलप किए, एम्स के अंदर में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, वाकई डीआरडीओ ने वो काम किया है जो हम सबको गर्वान्वित महसूस कराता है। लेकिन साथ में ये भी है कि देश की सरकार की जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई है, ये एक तरह से शुरुआत है। बिल्कुल। आपकी तरफ से अगर आपके पास ऑप्शन आ गए हैं कि मेडिसिन है जिसको पूरी तरीके से ट्रायल करने के बाद में, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि देखिए इसको 3 लेवल पे ट्रायल किया गया है जी। तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी, एक जो पैरामीटर्स होते हैं किसी भी मेडिसिन को ट्रायल करने के, वो सारे पैरामीटर्स को फॉलो किए गए हैं। ड्यूरेशन एक होता है लिमिटेड, वो मिनिमम ड्यूरेशन को फॉलो किया गया। उसके साथ साथ हिंदुस्तान क्योंकि जोग्राफिकली एंड अलग अलग जगहों पर दूर दूर अलग अलग फैला हुआ है, सबके जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का वो सबका अलग अलग है, तो डिफरेंट जगहों पर बहुत सारे केसेस को उठाया गया, उन सब पर ट्रायल किया गया। तो वाकई ये सब बहुत महत्वपूर्ण था ये सब करना, और इतने लंबे टाइम के बीच में ये सब किया गया। तो इस पे ये वाकई मतलब एक बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन इस अचीवमेंट का फायदा कैसे उठाएगी सरकार? बिल्कुल, और यहाँ पर सवाल ये भी है क्योंकि अब अगर दवा आ गई है तो इसका प्रोडक्शन कैसे होगा, अच्छा सप्लाई कैसे होगी, ये सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा क्योंकि पैनिक सिचुएशन बहुत जल्दी क्रिएट हो जाती है। जैसे कोरोना की स्थिति में महत्वपूर्ण, मैं इसी बात पे आना चाहती हूँ क्योंकि दानिश जी यहाँ पर बैठे हुए बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और सरकार, क्योंकि सरकार तक हमारी बात पहुँचाते हैं, जनता की बात पहुँचाने में प्रवक्ता जो होते हैं वो ब्रिज का काम करते हैं, पार्टी की बात जनता तक और जनता की बात पार्टी तक पहुँचाते हैं। तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि देखिए जिस तरीके से इन्होंने प्रोडक्शन में जो कहीं ना कहीं खामियां रही हैं वैक्सीनेशन में, लोग आज भी लाइन में लगे हुए हैं लेकिन वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, लोगों के पास दवाइयाँ मेडिसिन नहीं है वैक्सीनेशन कराने के लिए। ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा जो आपको मिली है उसको आप ऐसी खाली ना जाने दीजिए, प्राइवेट सेक्टर्स के लोगों को इनवाइट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ मैन्युफैक्चर हों, और इस वक्त में जो तीसरी लहर का अंदेशा लगाया जा रहा है उससे पहले हमारे पास इतना स्टॉक हो कि अगर इस तरह की तीसरी लहर हमारे हिंदुस्तान में आती है तो हम, क्योंकि उसके लिए चिल्ड्रंस को टारगेट किया जाए। और दानिश जी, इसी के साथ सवाल ये भी कि अभी फिलहाल सरकार क्या तैयारी कर रही है इस वैक्सीन के प्रोडक्शन को लेकर के और सप्लाई को लेकर के? देखिए पूजा, निश्चित तौर पर जो है वैक्सीनेशन को लेकर के जिस प्रकार की हमारे देश की संख्या है उसको लेकर के कुछ कमियां थी, और हम पूरी तरह से वैक्सीनेशन जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वर्तमान समय में वो नहीं है, इसको मानने में कोई हमें परहेज नहीं है। लेकिन हाँ, सच्चाई ये है कि साफ नियति के साथ सरकार ने वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन शुरू किया है। और देखिए जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि दूसरे देशों को वैक्सीनेशन भारत सरकार ने क्यों दिया, मैं बड़ा साफ कर देना चाहता हूँ कि देखिए कुछ कमर्शियल एग्रीमेंट उस कंपनी के थे, जिस कंपनी ने बाहर से जो है फंड लिए थे या बाहर से जो फॉर्मूला लिए थे, उसके आधार पर जो है मात्र जो है
6 करोड़ जो वैक्सीनेशन थे वो दिए गए थे। सरकार ने सिर्फ मैत्रीपूर्ण संबंध के आधार पर 1 करोड़ जो है वैक्सीनेशन दूसरे देशों को दिए गए थे, और 5 करोड़ वैक्सीनेशन जो दिए गए थे वो कमर्शियल एग्रीमेंट उन कंपनियों का था दूसरे देशों के साथ, जिसके आधार पर दिया गया था। लेकिन हाँ, मैं एक चीज विश्वास के साथ कह देना चाहता हूं कि इस अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच में भारत के अंदर 216 करोड़ वैक्सीनेशन उपलब्ध रहेगा। प्रधानमंत्री ने ये बात साफ कह दी है। तो हम ये मान सकते हैं पूजा कि दिसंबर तक पूरा देश जो है वैक्सीनेशन का जो कार्य है वो पूरे देश के अंदर पूरा कर लिया जाएगा, और वैक्सीनेशन की कमी कोई भी देश के अंदर नहीं रहेगी। ठीक है, हम भी उम्मीद यही जताते हैं कि अब ये 2DG जो लोगों को एक उम्मीद की किरण जो लोगों के लिए लेकर आई है उसमें कोई कमी ना देखी जाए और पैनिक सिचुएशन एक बार फिर से क्रिएट ना हो। डॉक्टर शरद, एक सवाल क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है, हम सबने देखा कि कोरोना की दूसरी लहर ने किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान पर अटैक किया है, तीसरी लहर का अंदेशा पहले से ही जताया जा रहा है, तो क्या ये जो 2DG है ये कोरोना के हर वेरिएंट पर कारगर साबित होगी? जी हाँ, ये 2G जो मेडिसिन आ रही है, आ गई है, वो हर एक वेरिएंट पे काम करेगी, क्योंकि ये देखा गया है कि जो वायरस है वो कोई भी म्यूटेशन किया हुआ हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये 2DG जो दवा है वो जब वो लेगा वायरस तो वो अपना रेप्लिकेशन उसका रुक जाएगा। अब आपको ये 2G की दवा के बारे में बता दूं, जैसे वैक्सीन देते हैं वो प्रिवेंशन की होती है, वो अलग अलग तरीके से बनती है और उनका अलग अलग प्रभाव होता है। कुछ जो जीवित वायरस होते हैं, वीक वायरस है, उसको एटीन्यूएट करके और फिर बनाई जाती है, कुछ लोगों के स्पाइक प्रोटीन से बनती है, लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। वायरस क्या म्यूटेटेड हो, जब सेल में रहता है तो मल्टीप्लाई करता बगा, जब मल्टीप्लाई करता है तो ऑक्सीजन डिमांड उसकी बढ़ जाती है और वायरस स्प्रेड करता है। इसके कारण आपका बॉडी का ऑक्सीजन लेवल गिरता है, यहीं से प्रॉब्लम शुरुआत होती है और आपकी शुरुआत होके ये सीरियस प्रॉब्लम ले जाती है लंग्स में। यहाँ पे म्यूटेशन हो या कुछ भी हो, वायरस का रेप्लिकेशन रुक जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं करेगा तो वायरस अपनी नेचुरल डेथ मर जाएगा और मरीज ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो लोगों को समझना है कि 3 दिन के अंदर ही हॉस्पिटल में
ये बहुत महत्वपूर्ण है अभी, क्योंकि अगर नहीं है, जो चीज नहीं है उसके लिए हम बिल्कुल। नहीं और नहीं, लेकिन जो देखिए चीज है सीमा जी, उसको यहाँ प्रॉपर पर जो तरीके राज्य से। सरकारें हैं मुझे लगता है वो शुरू भी हो गई हैं इसकी दवा की डिमांड करना, क्योंकि अभी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अभी कुछ ही देर पहले ट्वीट करके कहा है कि हम भी इस दवा को खरीदेंगे। तो अब लगातार ये सिलसिला शुरू होगा, तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार को सुनिश्चित करना। प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय लगातार संपर्क में है, और जो रिसर्च की टीम है और जो रिसर्च है, और खासकर जैसे ये हमने अंदेशा लगाया है सरकार ने भी और डॉक्टरों ने भी कि जो तीसरी फेज आने वाली है उसमें बच्चे को ज्यादा संक्रमित होने की संभावना रहती है, तो उसके आधार पर वैज्ञानिक समूह और प्रधानमंत्री कार्यालय लगातार संपर्क में है, उस पर रिसर्च जारी है, और जो कुछ भी प्रधानमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से हमारे वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को जिस प्रकार की भी सहूलियत या कोई व्यवस्था की जरूरत होगी तो सरकार पूरी तरह से तैयार है, और सरकार लगातार वैज्ञानिकों के संपर्क में विचार विमर्श कर रही है। जल्दी ही जो है हमें लगता है कि बच्चों को लेकर के कुछ वैक्सीनेशन या जो भी चीजें सरकार और वैज्ञानिक समूह मिलकर तय करेगा वो हमारे सामने होगा। लेकिन सरकार की प्राथमिकता ये है पूजा कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा भारत के अंदर टेस्टिंग प्रोसेस को बढ़ाया जाए। सरकार ने जो है, जो हमारी आशा वर्कर्स हैं, जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया गया है, और डोर टू डोर जो है टेस्टिंग की प्रोसेस को बढ़ाया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्ट किया जा सके और उनकी जो है रिपोर्ट निकाली जा सके। अगर कोई पॉजिटिव है तो उनको जो है आइसोलेट कर दिया जाए, जिससे हम संक्रमण को रोकने में कामयाब होंगे। एक चीज। दूसरी चीज, जो लोग बीमार हैं, जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार लगातार तत्पर है। लगातार ऑक्सीजन की जो कमियां आ रही थी सरकार ने उस पर काबू पा लिया है। 50,000 से ज्यादा वेंटिलेटर केंद्र सरकार ने अलग अलग प्रदेशों को भेज दिया है। तो लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और उसमें हम सफल भी हो रहे हैं। देखिए दानिश जी, जाहिर सी बात है कि दवा आई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दवा और वैक्सीनेशन के साथ साथ टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रैकिंग को नहीं भूलना है, उसको साथ साथ जारी रखना है इस लड़ाई में, क्योंकि वो भी बहुत बड़े महत्वपूर्ण हथियार हैं। जब तक पता नहीं लगेगा कि कोरोना संक्रमित कहां पर है, तब तक कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। मैं लौटूंगी आपके पास डॉक्टर शरद। देखिए सवाल यहां पर ये भी उठ रहा है, क्योंकि वैक्सीनेशन कोविशील्ड और कोवैक्सीन जब लॉन्च की गई उसके बाद कई तरीके की रूमर्स फैली कि साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, इससे लोगों के मन में डर पैदा हुआ। अब क्योंकि एक नई दवा आज लॉन्च की गई है, जल्द ही मार्केट में भी मुझे लगता है 1-2 दिन में उपलब्ध हो जाएगी, ऐसे में लोगों के मन में कोई भ्रम ना फैले, आपसे, क्योंकि डॉक्टर की बात मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा हर इंसान मानता है जब स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा होता है, क्या कोई साइड इफेक्ट इस दवा का हो सकता है? देखिए, अभी तक जितनी स्टडी की गई है इसमें बहुत क्लियर कट है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और सब पेशेंट जिनको दी जाएगी ये एडमिटेड होंगे पेशेंट अस्पताल में, यानी घर में देने के लिए नहीं है। और मॉडरेट टू सीवियर केस है। मॉडरेट टू सीवियर केस में जो आमतौर पे डिजीज जो साधारण हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं प्रोटोकॉल से, वो सेम प्रोटोकॉल 3 दिन पहले ठीक हो जाएगा। यानी अगर 5-7 दिन में मरीज ठीक होता है तो 5 दिन में यहाँ पे या 4 दिन में ठीक हो जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ऑक्सीजन की डिपेंडेंस नहीं होगी। तो ये ग्लूकोज जैसी चीजें लेने की है, ओरल लेने की है, इंजेक्शन भी नहीं है जिसका अपना कोई साइड इफेक्ट हो। तो ये सिंपल दवाई है, और एक
दवाई ऑलरेडी एक दूसरे पर्पस के लिए कैंसर के लिए इस्तेमाल हो रही थी, जिसको रिपर्पस किया गया है, यानी इसकी जानकारी है। और फिर इसको बनाने वाली कंपनी डॉक्टर रेड्डी लैब से टाई अप हुआ है, जिनकी अपनी अनुसंधान और अपनी सारी रिसर्च बहुत बढ़िया होती है हर चीज के अंदर। तो इस तरह से इस दवाई का किसी तरह से भी भ्रामित होने का कोई कारण नहीं है। जबकि वैक्सीन के अंदर इंजेक्ट करने के बाद कई लोगों को रिएक्शन भी हुए, कुछ लोगों की डेथ भी हो गई, रिपोर्टेड डिफरेंट टाइम। जरूरी नहीं है वैक्सीन से हुई हो, लेकिन ऐसे केसेस भी हुए हैं। जबकि इन दवाइयों में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ही रिसर्च और आगे बढ़ती है, हो सकता है ये बच्चों में भी उपलब्ध हो जाए। लेकिन बच्चों के लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर आपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम बढ़िया कारगर कर लिया, तो हर्ड इम्यूनिटी होके बच्चों तक की वो नौबत ही नहीं आएगी जिसकी आप समस्या ले रहे हैं। और दूसरा, ये दवाई के कारण एक इलाज इतना संभव है कि हॉस्पिटल स्टे भी ज्यादा नहीं रहेगी और ऑक्सीजन पे डिपेंडेंस भी नहीं होगी। तो ये इलाज बहुत संभव है, अच्छा है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर लोगों को बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि इसकी डोज कितनी दी जाएगी, किस समय पर दी जाएगी, कितने इंटरवल पर दी जाएगी, ये सब चीजें जो है वो निगरानी में होंगी डॉक्टर्स की। तो इसमें लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक सैशे सुबह शाम पानी में मिला के पीना 5 से 7 दिन, बस यही ट्रीटमेंट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, बेशक इस दवा से देश के बहुमूल्य जीवन को बचाने की उम्मीद है। इससे कोरोना मरीजों के अस्पताल में बिताए जाने वाले दिनों के कम होने की उम्मीद है। इस दवा से उम्मीद है कि कोरोना के खिलाफ जारी भारत की इस जंग में ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। लेकिन हमें भी ख्याल रखना होगा कि अभी लापरवाही कतई ना बरतें, क्योंकि दवाई भी और कड़ाई भी इसी मूल मंत्र के साथ हम सबको मिलकर कोरोना को हराना है। बड़ा मुद्दा में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।